डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करी थी जो हमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ साथ एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक टेक्निक्स भी दी थी। उसने प्रिंसिपल सिर्फ 4 दिए लेकिन टेक्निक्स दी। वो टेक्निक्स कौन कौन सी थी आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टेक्निक्स थी फंक्शनल फॉर्मेशन। टेलर का कहना था कि जैसे फ्यूल ने कहा कि डिवीज़न और वर्क के काम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो, उसी के सिमिलर टेलर ने भी काम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने की बात कही। उसने काम को 2 पार्ट में बांटा, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज को फिर उसने 4 पार्ट में डिवाइड किया। वो 4 पार्ट कौन कौन से थे? वो था रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनियर। और प्रोडक्शन इंचार्ज को उसने बांटा गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। और इन सबके अंडर में वर्क करेंगे वर्कर्स। अब इनका क्या काम था? इन जो 8 उसने डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद फिर 4 डिवाइड करने कुल बाकी 8 पार्ट में काम को डिवाइड किया। तो उनका क्या काम था? तो देखिए रूट क्लर्क का क्या काम था। रूट क्लर्क दिस foreman is responsible to fix up the sequence of step for परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। रूट क्लर्क ये तय करेगा कि कौन सा काम का सीक्वेंस क्या होगा, उसके स्टेप्स क्या होंगे, पहले कौन सा काम किया जाए और उसके बाद कौन सा काम किया जाए। सेकंड जो था इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन द स्पेसिफाइड मैनर। अब जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क था, जो स्टेप्स तय किए गए थे उसके बारे में इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शंस देगा, जनरल इंस्ट्रक्शन देगा जो नेसेसरी होंगे कि किस तरह से काम को कंप्लीट किया जाएगा, किस तरह से जॉब को कंप्लीट किया जाएगा। तीसरा था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीटेशन ऑफ द जॉब। ही ऑल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब। ये जो फॉरमैन था वो टाइम फिक्स करेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम को स्टार्ट होना का और एंडिंग का टाइमिंग क्या होगा, और ये उसकी इसी के साथ वो कॉस्ट शीट भी तैयार करेगा कि किसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट था डिसिप्लिनियर, दिस फॉरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिकली वे। डिसिप्लिनियर देखेगा कि ये जो भी वर्क किया जा रहा है, जो भी काम किया जा रहा है वो एक सिस्टमेटिक वे से हो, उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो, उन जो वर्कर का परफॉर्मेंस है वो एक सिस्टमेटिक हो और अच्छा हो। अब सेकंड जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 4 थे उनमें पहले थे गैंग बॉस। गैंग बॉस अरेंज ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड परफॉर्म ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज नो डिले। जो गैंग बॉस था वो मशीन्स, टूल्स, सब चीज़ों का अरेंजमेंट करेगा जिससे कि काम करने में डिले ना हो। इसके बाद थे स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या था? स्पीड बॉस काम करेगा कि दिस फॉरमैन अश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द जॉब, जो काम जो है वो टाइमली कंप्लीट हो। इसके बाद था रिपेयर बॉस, दिस बॉस एंश्योर डेट मशीन एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। इसका ही काम था कि मशीन जो टूल्स हैं वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, प्रॉपर मैनर में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और लास्ट था रिपेयर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, दिस बॉस इज केप्ट द चेक द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। इंस्पेक्टर का काम है जो जैसा कि इंस्पेक्टर का होता है, आप जानते ही हो पुलिस इंस्पेक्टर क्या करता है, वो चेकआउट करता है कि सब काम सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ भी इंस्पेक्टर यही काम करेगा कि जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो क्वालिटी वाइज अच्छा है या नहीं है। ये थी इसकी पहली फंक्शनल फॉर्मेशन। दूसरी टेक्निक दी इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क। देखिए यहाँ 2 टेक्निक्स हैं, एक स्टैंडर्डाइजेशन की बात कही और दूसरा सिंप्लीफिकेशन की बात कही। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन रेफर टू द डेवलप्ड स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, वेयर एज द सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू एलिमिनेटिंग द सुपरफ्लो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसको हम इजी लैंग्वेज में देखते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग है मेंटेनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि अपने आप क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, मतलब अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करना। अगर अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस की जाएगी तो आपका बिजनेस नेचुरली ग्रो अप करेगा। तो स्टैंडर्ड इज मेंटेन राइट फ्रॉम द सिलेक्शन टूल्स, इक्विपमेंट एंड मशीन टू यूज मैक्सिमाइज द आउटपुट। अगर सही स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया, सही टूल्स का सिलेक्शन है, सही इक्विपमेंट्स है, सही मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट जो है मैक्सिमम होगा। और लेकिन
मैक्सिमम आउटपुट तो करना है, लेकिन कैसे? क्वालिटी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए। टेलर ने यह भी इंसिस्ट किया कि स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड बट इट रेफर्स टू सेटिंग अप द स्टैंडर्ड फॉर साइज, टाइप, वेट, मेजर एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसने सब चीज़ों पर ध्यान दिया कि साइज भी अच्छा, साइज भी स्टैंडर्ड हो, टाइप भी स्टैंडर्ड हो, वेट भी स्टैंडर्ड हो और क्वालिटी भी स्टैंडर्ड हो। तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइजेशन में उसने कही कि आपका एक प्रोडक्ट पूरी हर तरह से स्टैंडर्ड होना चाहिए। दूसरी उसने बात कही सिंप्लीफिकेशन की। तो सिंप्लीफिकेशन में उन्होंने कहा कि कटिंग डाउन द अननेसेसरी डायमेंशंस एंड वैरायटी फ्रॉम वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, कि आप अगर एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप अननेसेसरी स्टॉक का इकट्ठा मत कीजिए, आप बहुत सारे प्रोडक्ट मत कीजिए, आप बनाइए, आप लिमिटेड प्रोडक्ट बनाइए, लिमिटेड वैरायटी बनाइए, लेकिन अच्छी बनाइए, इजी कर दीजिए। क्योंकि अगर आप लिमिटेड प्रोडक्ट क्वालिटी बनाएंगे तो आपको रॉ मटेरियल भी लिमिटेड चाहिए होगा, लेबर भी आपको स्पेशलाइज्ड मिलेगी और आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी और आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूएसए रिड्यूस द वैरायटी फ्रॉम 2000 to 200 विच ब्रॉट द पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द कंपनी। अब मान लीजिए एक कार की कंपनी अगर उस 1000 तरह की कार बना ले तो उसकी ही कार कम बिकेगी, तो इसलिए वो लिमिटेड टाइप की कार बनाती है जिसकी कार ज़्यादा बिके हैं। इसी तरह से मोबाइल भी हैं, मोबाइल की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं होती, मोबाइल में ज़्यादा से अच्छे फीचर डालने की कोशिश की जाती है जिससे कि उसके मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों। नेक्स्ट उसने कहा वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में उसने अलग अलग स्टडीज़ दी। उसने वर्क स्टडी में 5 स्टडीज़ की बात करी है। वर्क स्टडी को उसने मैक्सिमम, तो वर्क स्टडी क्या कहा? इट एंश्योर द मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट गेटिंग द बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इवन फैक्टर। अब उसने कौन सी बात कही? पहली बात कही उसने फटीग स्टडी की। फटीग स्टडी क्या होती है? तो फटीग स्टडी का मतलब होता है गिविंग द रेस्ट, गिविंग द ब्रेक टू द एम्प्लॉयज़। टेलर का कहना था कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको टाइम पे ब्रेक देना चाहिए। आज आपके स्कूल में अगर रिसेस होता है, अगर आप किसी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएँ तो वहाँ लंच ब्रेक, टी ब्रेक सब अलग अलग होते हैं। तो वो टेलर ने ही शुरू किया था, संडे का आपको पूरा एक ब्रेक दिया जाता है। तो ये सब क्या था? ये सब फटीग स्टडी में था। उसने कहा टेलर ने कि अगर आप वर्कर को बीच बीच में टाइम गैप देंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो और अच्छे से बहुत और ज़्यादा कैपेबिलिटी से वर्क करेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा उसने बात कही मेथड स्टडी की। मेथड स्टडी क्या थी? तो द मेथड स्टडी टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट कंडक्टेड फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे परफॉर्मिंग जॉब। उसका कहना था कि किसी भी को काम को करने का एक ही बेस्ट मेथड हो सकता है और वो आपको फाइंड आउट करना है। उसने कहा, उसने प्रिंसिपल में भी कहा कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, मैनेजमेंट इज अ साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो मैनेजमेंट में किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका हो सकता है और वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके बाद उसने कही टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में उसने कहा कि एक मैक्सिमम टाइम या एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया कि इतने टाइम में इतनी यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए। जो वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड यूनिट प्रोड्यूस करता है वो अच्छा है, अगर वो उससे ज़्यादा करता है तो आप उसको एक्सेस वेजेस, एक्सेस सैलरी या रिवॉर्ड दे सकते हैं, और अगर उससे कम करता है तो आपको उसकी सैलरी डिडक्ट कर लेनी चाहिए, उस पर आप पेनलाइज भी कर सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये नहीं था कि कैसे भी उठा के स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया। उसने कई बार एक्सपेरिमेंट किया, हज़ारों लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके देखा और फिर देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम किसी यूनिट को प्रोड्यूस होने में या किसी वर्क को करने में कितना टाइम लगता है। जब जाके उन्होंने इस प्रिंसिपल को, इस स्टडी को अप्लाई किया तो उन्होंने बहुत सारे लोगों पे पहले तो उसने कहा मैनेजर्स को कि अगर आप किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना चाहते हो तो पहले आप बहुत सारे लोगों से उस काम को करवा के देखिए। अगर जो स्टैंडर्ड टाइम आए, जो मैक्सिमम टाइम आए, उस टाइम को आप फिक्स करना है, मतलब जो ऑन एवरेज टाइम निकल के आएगा उस टाइम को हमें फिक्स करना है। इसके बाद उन्होंने कहा मोशन स्टडी की बात कही। मोशन स्टडी में उन्होंने कहा कि जो अननेसेसरी मोशंस हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए। अननेसेसरी मोशन मतलब उठाने में, रखने में, बैठने में, ले जाने में, लाने में, मशीन्स में के जो भी वर्कर का जो भी टाइम वेस्ट होता है उन मोशंस को रिमूव कर देना चाहिए। और उसके बाद आप
जो पर्टिकुलर काम है वो बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जो थे, जिनमें कि वो टाइम वेस्ट हो रहा था, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे, उन मूवमेंट को रिमूव कर देने की उन्होंने बात कही। इसके बाद उन्होंने एक और थ्योरी दी, डिफरेंट पीस बेस्ड सिस्टम। उन्होंने कहा इसका सीधा सीधा तरीका था, जितना काम उतना पैसा। मतलब जैसा कि आज आप देखते हो कि जो टारगेट बेस्ड बिजनेस होते हैं, अगर LIC का बिजनेस देखें, LIC एजेंट, जो भी जितने भी एजेंट हैं, उनको आप देखते हो तो कोई ना कोई टारगेट कंपनी के थ्रू दिया जाता है कि आप इतना टारगेट अचीव कर लेंगे तो आपको इतनी सैलरी है, इतना टारगेट अचीव कर लेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सब क्या है? तो ये सब क्या थे? डिफरेंट पीस बेस्ड सिस्टम। टेलर ने कहा कि जो व्यक्ति एक स्टैंडर्ड यूनिट तक बनाता है उसको आप प्रॉपर सैलरी दीजिए, जो स्टैंडर्ड यूनिट से ज़्यादा बनाता है उसको आप एक्स्ट्रा सैलरी रिवॉर्ड्स दीजिए, और जो एक स्टैंडर्ड यूनिट से कम प्रोड्यूस करता है उसको आप डिडक्ट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हर पर्सन सोचेगा कि मैं स्टैंडर्ड यूनिट तो बना ही बना लूँ, और लोग कोशिश ये भी करेंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट से ज़्यादा यूनिट भी बनाई जाए। तो सीधे सीधा था डिफरेंट पीस सिस्टम, जितना काम उतना पैसा। इसके बाद उन्होंने एक बात और कही, मेंटल रेवोल्यूशन की। मेंटल रेवोल्यूशन की बात बार बार फ्यूल ने भी कही और टेलर ने भी कही। मेंटल रेवोल्यूशन में उन्होंने कहा कि दोनों को चाहिए, मैनेजमेंट को भी चाहिए और वर्कर को भी चाहिए, वो अपने माइंड में चेंज लाएं। मैनेजमेंट ये ना समझे कि मैं बॉस हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, जो मैं कहूँगा वो बिल्कुल सही है। और वर्कर को भी कहा कि वर्कर ये ना सोचे कि मेरी यूनियन बनी हुई है, मैं कोई भी चीज़ का मैं अगेंस्ट इजीली जा सकता हूँ, अपने मालिक का इजीली अपोज कर दिया जाए। नहीं, दोनों को अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा। वर्कर को भी मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। उन्होंने जापानीज थ्योरी का एग्जांपल दिया कि जापान में जब लोग स्ट्राइक करते हैं तो वो स्ट्राइक ऐसे नहीं करते कि वो काम को बंद करके बैठ जाते हैं, नहीं, वो काम को दुगने आवर्स करने लगते हैं। मतलब जहाँ 8 आवर्स काम करते हैं तो वो 16 आवर्स काम करने लगते हैं, और अपने ब्लैक रिबन अपने हाथों पर बांध लेते हैं अगेंस्ट के लिए। तो जो प्रोडक्ट एक्सेस प्रोडक्शन होता है तो उसको सेल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसने मेंटल रेवोल्यूशन की बात कही कि दोनों को अपने माइंड्स को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से ही उन्होंने टेक्निक्स दी। एक और मेन टॉपिक है कि टेलर और फ्यूल का कंपैरिजन, क्योंकि इसका बिफोर लास्ट ईयर पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कंपार्टमेंट में। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि टेलर और फ्यूल में क्या कंपैरिजन था। टेलर की जो टेक्निक्स थी वो, और जो प्रिंसिपल्स थे वो वर्कर्स के लिए थे, वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए थे। जबकि फ्यूल ने जितने भी प्रिंसिपल दिए वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए दिए। टेलर ने जितने भी स्टडीज़ दी या जो भी काम किया, वो जो भी प्रिंसिपल दिए वो लोअर लेवल के लिए थे, ऑर्गेनाइज सुपरवाइजर लेवल के थे। लेकिन फ्यूल ने जितने भी प्रिंसिपल दिए वो सब टॉप लेवल के लिए दिए। टेलर ने लेड टू ग्रेट एम्फेसिस टू द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। टेलर ने स्टैंडर्डाइजेशन वर्क पे बहुत जोर दिया, जबकि फ्यूल ने फंक्शंस और मैनेजर के फंक्शंस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। टेलर ने वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करने की बात कही और एनर्जी को सेव करने की बात कही। जबकि फ्यूल ने जो फोकस किया वो बेटर मैनेजमेंट पे किया, कि किसी भी तरह से इम्प्रूव ऑफ द मैनेजमेंट को अपने आप को इम्प्रूव करने की बात कही। टेलर जगह जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था डेवलपमेंट साइंटिफिक टेक्निक। उसने साइंटिफिक टेक्निक डेवलप की, जबकि इसने जनरल मैनेजमेंट की टेक्निक्स डेवलप की। टेलर ने यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया, जबकि फ्यूल ने स्ट्रिक्टली यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया। और लेकिन जो टेलर के प्रिंसिपल वो स्पेशलाइज्ड सिचुएशन पे ही एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स थे वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। इस तरह से आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपकी कोई थ्योरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके की क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मुझे व्हाट्सएप पर लिखें। आपकी जो सजेशन है वो मोस्ट वेलकम है, और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू।